अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कब से दरवाजे पर दस्तक हो रही थी लेकिन कोई खोल ही नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो एक औरत बाहर आई और पूछा, जी फरमाइए, आप कौन, किससे मिलना है आपको? एक शख्स जो उस औरत को घूर कर देख रहा था कुछ लम्हे बाद बोला, मेरा नाम गुलाम हुसैन है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मुझे इसरार बेटे से कुछ ज़रूरी काम था, क्या वो घर पर हैं? वो औरत बोली, नहीं, इसरार तो घर पर नहीं है, वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। आप पैगाम दे दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी आपके बारे में। जी नहीं शुक्रिया, ऐसी कोई जल्दी नहीं, जब वो वापस आएगा तो मैं खुद ही उससे मिल लूँगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। गुलाम हुसैन ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए तो अचानक आने वाली आवाज़ ने उसके पांव वहीं रोक दिए। गुलाम हुसैन ने जूं ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हुए बगैर न रह सका। एक कुत्ता दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर जोर से भौंक रहा था और डर भी रहा था। उसने दरवाजे में खड़ी औरत की जानिब देखा तो वो उससे डर रही थी। उसने इस बात का कोई मतलब न लिया और इसे इत्तिफाक समझकर और ये जानकर चल दिया कि अक्सर कुत्ते इंसानों पर भौंकते ही हैं। हो सकता है ये भी उस औरत को अनजान समझकर ही भौंक रहा हो, क्योंकि वो गांव में नई जो आई है। गुलाम हुसैन के जाने के बाद उस औरत ने फौरन दरवाज़ा बंद किया और अंदर कमरे में चली गई, लेकिन कुत्ता बाहर मुसलसल भौंके जा रहा था। शाम को जब इसरार घर आया तो वो कुत्ता उस औरत को देखकर फिर से भौंकने लगा और लगातार भौंकता ही रहा। कुत्ते की इस तरह अचानक इतना ज्यादा भौंकने से इसरार चौंक गया और वो अपने घर में ठहरी हुई इस औरत से पूछने लगा, रुकैया, ये कुत्ता तुम्हें देखकर भौंक रहा है या मुझे देखकर? वो परेशानी के आलम में बोली, शायद ये आपको देखकर भौंक रहा है, पहले तो चुपचाप बैठा था, लेकिन रुकैया, जहां तक मुझे याद पड़ता है पहले कभी ये कुत्ता मुझे देखकर नहीं भौंका। आज इतना ज्यादा पता नहीं क्या बात है। रुकैया झट से बोली, अरे ऐसे ही, इसने कुछ देख लिया होगा, छोड़ें आप भी किन बातों को लेकर बैठ गए। आप अभी आए हैं, थक गए होंगे, आप पहले खाना खा लें। फिर रुकैया खाना लेकर आई और इसरार के सामने रख दिया और कहा, लीजिए, खाना तैयार है, खा लीजिए। इसरार अभी खाना खाने ही वाला था कि उसने रुकैया की जानिब देखा और पूछा, रुकैया, तुमने खाना खा लिया है क्या? रुकैया बड़े प्यार से बोली, नहीं, आप खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। अरे ये क्या बात हुई, चलो हमारे साथ चलकर खाना खाओ, और एक बात याद रखना, इसको अपना ही घर समझो। फिर वो दोनों साथ ही खाना खाने लग गए कि इसरार ने पानी मांगा। रुकैया ने उसे गिलास में पानी डालकर पेश किया। इसरार ने अभी एक घूंट ही पानी पिया होगा कि उसने पानी का गिलास दूर फेंक दिया। रुकैया ये देखकर झट से बोली, अरे क्या हुआ? इसरार खौफ के साए में बोला, इस पानी में लाल बेग तैर रहा था, पता नहीं कहां से आ गया अचानक। अरे शुक्र है आपने इन वक्त पर देख लिया और पानी फेंक दिया, वरना न जाने क्या होता। खाना खत्म होने के बाद रुकैया ने गुलाम हुसैन के बारे में बताया तो इसरार कहने लगा, अरे हाँ, वो हमारे खेतों का काम संभालते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें कोई काम होगा शायद तभी आए होंगे। और हाँ, तुम्हारे बारे में उन्हें पता नहीं, अभी तुम्हें 2 दिन ही तो हुए हैं आए हुए, आहिस्ता आहिस्ता सबसे जान पहचान हो जाएगी तुम्हारी भी। इसी दौरान फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगता है गुलाम हुसैन चचा ही होंगे, मैं देखता हूँ। अरे नहीं, आप बैठे रहें, मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। रुकैया ने सर पर दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा और दरवाजे की जानिब चल पड़ी। अगर गुलाम चचा हों तो उन्हें अंदर बुला लेना। रुकैया ने दरवाज़ा खोला तो गुलाम हुसैन को खड़े पाया। बेटी, इसरार आ गया क्या? रुकैया ने कहा, जी हाँ, सामने बैठे हैं, अंदर आ जाइए। रुकैया ने अभी ये कहा ही था कि दरवाजे से थोड़ा दूर बैठा कुत्ता एक झटके से उठा और दरवाजे के करीब आकर फिर से जोर जोर से भौंकने लगा। गुलाम हुसैन ने एक नज़र कुत्ते की जानिब डाली और दूसरी रुकैया की तरफ, और फिर हैरानी से कुछ सोचते हुए अंदर आ गए। इसरार के पास जाकर उसका हाल अहवाल पूछा तो उसने कहा, मैं ठीक हूँ चचा, आप कैसे हैं और कैसा चल रहा है खेतों का काम, मसला तो नहीं है ना कोई? गुलाम हुसैन ने कहा, हाँ बेटा, कोई मसला नहीं है, तुमसे बस इसलिए मिलना चाहता था कि फसलों पर कीड़े मार स्प्रे करवाना है, इसलिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, और तुम तो जानते हो
کہ میں ہمیشہ اپنا کام وقت پر کرنے کا عادی ہوں۔ اسرار مسکرایا اور بولا، ہاں چچا میں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اپنا کام پوری محنت اور ایمانداری سے کرتے ہیں۔ اسی دوران اسرار نے رقیہ سے کہا، ذرا اندر سے کچھ پیسے لا کر چچا کو دے دو۔ تو رقیہ اندر سے پیسے لینے چلی گئی۔ تبھی غلام حسین نے اسرار سے ایک سوال پوچھا، بیٹا اسرار، یہ تمہارے گھر میں عورت کون ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اسے تمہارے گھر میں۔ اسرار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، چچا اس کا نام رقیہ ہے، بیچاری بے سہارا تھی، اس کے ماں باپ ناگہانی اموات کے باعث مارے گئے، اس لیے یہ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی اور یہاں آ گئی۔ پھر اس سے بھیک مانگتے ہوئے میری ملاقات ہوئی اور میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ ارے بیٹا، یہ کام تو تم نے بہت نیکی کا کیا ہے، لیکن بیٹا یہ کچھ… ابھی غلام حسین اپنی بات پوری ہی کرنے والے تھے کہ رقیہ پیسہ لے کر آ گئی اور کہا، یہ لیں پیسے۔ غلام حسین نے پیسے لیے اور ایک نظر رقیہ کو غور سے دیکھا، پھر اسرار کی جانب دیکھتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اچھا بیٹا اب میں چلتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ پھر رقیہ کی جانب دیکھتے ہوئے بھی کہا، بیٹی تم بھی اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ غلام حسین دروازے کے پاس پہنچے اور دروازہ کھول کر باہر نکلے تو وہ کتا وہیں دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا، مگر بھونکا نہیں۔ لیکن جیسے ہی رقیہ دروازہ بند کرنے کے لیے آئی تو کتا دوبارہ بھونکنے لگا۔ غلام حسین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ رقیہ نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور واپس کمرے میں چلی گئی، لیکن غلام حسین کی سوچ انہیں اس عجیب رویے پر سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، اور یوں وہ سوچتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے۔ پیسے اپنے گھر پر رکھے اور وہاں سے سیدھا رحمت بابا کے گھر کی راہ لی۔ رحمت بابا گاؤں میں ایک بزرگ تھے جن کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اور ابھی تک وہ بہت صحت مند تھے، لیکن بس چلنے پھرنے میں انہیں تھوڑی بہت دشواری پیش آتی تھی۔ غلام حسین رحمت بابا کے پاس بیٹھے اور ان کا حال احوال دریافت کیا۔ رحمت بابا نے کہا، میں تو ٹھیک ہوں غلام حسین، تم اپنی سناؤ، کیسے ہو اور کیسے یاد آ گئی آج میری؟ غلام حسین نے آس پاس نظر دوڑائی اور جب کسی کو قریب نہ پایا تو رحمت بابا کے نزدیک ہو کر بولے، بابا تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ آج اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے گاؤں میں تمہارے علاوہ اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو مجھے اس سوال کا جواب دے سکے یا اس بارے میں مجھے کچھ بتا سکے۔ ارے غلام حسین بھائی، کچھ بتاؤ گے بھی یا نہیں؟ بتاؤ تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہو تم؟ بولو۔ بابا دراصل بات یہ ہے کہ آج میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے جس کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ارے اپنا اسرار ہے نا، اعظم بشیر کا بیٹا، آج دوپہر کو جب میں اس کے گھر کسی کام سے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک عورت ٹھہری ہوئی ہے۔ اسرار نے بتایا کہ وہ بے سہارا تھی، اس لیے اسے سہارا دیا ہے اور اپنے گھر پر ہی رکھ لیا ہے اسے۔ لیکن بابا جو حیرانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں دوبارہ اسرار کے گھر گیا۔ آج پہلے تو وہ گھر پر نہیں ملا تھا، پھر شام کو گیا تو گھر میں موجود تھا۔ دوپہر کو جب اس عورت نے دروازہ کھولا تب اسے دیکھ کر ایک کتا مسلسل بھونکنے لگا۔ میں سمجھا شاید مجھے دیکھ کر بھونک رہا ہے، لیکن جب میں شام کو اسرار کے گھر گیا تو اس عورت کے دروازہ کھولنے پر دیکھا کتا پھر سے بھونکنے لگا اور کافی دیر تک بھونکتا رہا۔ پھر جب میں وہاں سے واپس ہونے والا تھا تب بھی میں نے دیکھا اور غور کیا، وہ کتا اس عورت کو دیکھ کر بھونک رہا تھا، اور وہ عورت بھی کچھ عجیب قسم کی لگی مجھے۔ خدا جانے کیا معاملہ ہے۔ رحمت بابا کچھ دیر تک گہری سوچ میں گرفتار رہے اور پھر دوسرے ہی لمحے بولے، تو وہ آ گئی، اس کا مطلب ہے اس نے سچ ہی کہا تھا اور وہ آخر آ گئی۔ بابا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کون آ گئی؟ غلام حسین جو تم نے بتایا ہے اگر وہ سچ ہے تو سمجھو وہ آ گئی، وہی چڑیل جس نے آج سے 60 سال پہلے اسرار کے دادا بشیر احمد کی حویلی میں قیام کیا تھا۔ تب بھی وہ ایک عورت کی طرح لگتی تھی، لیکن حقیقت میں عورت نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت بھی اس عورت کے روپ میں چڑیل سے جانور ڈرا کرتے تھے، کتے اکثر اسے دیکھتے ہی بھونکنا شروع کر دیتے تھے۔ اس بات کا علم جب اسرار احمد کے دادا بشیر احمد کو ہوا تو وہ بھی کافی پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت کر کے کسی نہ کسی طرح اس چڑیل کی چوٹی کاٹ ڈالی اور پھر اسے زمین میں دبا دیا تھا۔ چوٹی کے زمین میں دبتے ہی وہ چڑیل اپنے اصلی روپ میں سب کو دکھائی دی، زمین کے اندر دھنستے ہوئے۔ پھر جیسے ہی وہ ساری کی ساری زمین کے اندر دھنس گئی
तो बशीर ने ऊपर से वहां दम किया हुआ पानी छिड़क दिया और हमेशा के लिए वो चुड़ैल नीचे रह गई। लेकिन उसने जो कहा था शायद वो सच ही निकला। गुलाम हुसैन, बाबा क्या कहा था उसने जो सच निकला है, बताओ। उस चुड़ैल ने ज़मीन के अंदर धंसने से कबल कुछ ऐसी बातें की थी कि बशीर अहमद, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आई थी, लेकिन अब देखना किस तरह तुम्हारी नस्ल को तड़पा तड़पा कर मारती हूँ मैं। बशीर अहमद, याद रखना, 1 सदी गुजरने के बाद मैं फिर से जिंदा होकर आऊँगी इसी रूप में, और तेरी नस्ल का नामो निशान मिटा दूंगी। और 1 सदी मुकम्मल हो चुकी है गुलाम हुसैन। अगर मेरी पेशन गोई ठीक है तो वह ज़रूर इसरार को मारने आई है, क्योंकि इसरार ही अब बशीर अहमद की नस्ल का वाहिद फ़र्द बाकी बचा है। उसका बाप और उसकी माँ तो उसके पैदा होते ही किसी अनजानी बीमारी से हलाक हो चुके थे। लेकिन बाबा, हम कैसे यकीन कर लें कि वो औरत नहीं बल्कि कोई चुड़ैल ही है, क्योंकि वो बज़ाहिर तो बिल्कुल औरत जैसी दिखाई देती है। हाँ, मगर ये बात तो मैंने भी नोट की थी। आज मैंने उसके सर पर बाल नहीं देखे, वो अपने सर से दुपट्टा हटने नहीं देती, शायद अपनी चोटी छुपा रही होगी। बाबा, तुमने ठीक कहा गुलाम हुसैन, वो अपनी कटी हुई चोटी छुपाएगी ताकि किसी को देखकर हैरत ना हो। और दूसरी बात यह कि अगर तुम्हें पता लगाना है तो सबसे पहले ये जान लो कि सिर्फ कुत्ता ही उसे देखकर भौंकता है या बाकी जानवर भी। और हाँ, याद रखना गुलाम हुसैन, चुड़ैल की ये पक्की निशानी होगी कि जानवर उससे मौत की तरह डरेंगे। उसकी शक्ल अजीब सी होगी, उसे देखते ही भौंकेंगे। वो हर हफ्ते वाले दिन की रात को कब्रिस्तान जाएगी, और जब वो ज़मीन पर चलेगी तो उसके पैरों के निशान नज़र नहीं आएंगे। तो बाबा, मैं भी इस सच्चाई का पता चला कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे इस तरह से इसरार को मारने नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा कि तुमने मेरी उलझन सुलझा दी। अब मैं चलता हूँ, कल आऊँगा तुम्हारे पास फिर से कुछ नए शवाहिद लेकर, और ये जानकर कि ऐसा सच में है या नहीं जैसा तुमने बताया है उसके बारे में। ठीक है गुलाम हुसैन, खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। गुलाम हुसैन वहाँ से घर आए और सुबह होते ही इसरार के घर चले गए। फिर शाम को घर आकर खाने से फारिग होकर रहमत बाबा के पास चले गए और बताया, बाबा, मैंने देखा है बाकी जानवर भी उसके पास जाने से कतराते हैं और चलते हुए उसके पाँव के निशान नज़र नहीं आते, लेकिन मैंने देखा है बाबा, आज अचानक हवा के झोंके से उसका दुपट्टा हट गया। सर से तो उसकी चोटी वाकई में कटी हुई थी, आधी कटी और आधी बाकी किसी सांप की तरह लहरा रही थी। बाबा, आज हफ्ते की रात है, अगर आज रात को वो कब्रिस्तान जाती है तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुमने जो कहा है सच कहा है उसके बारे में। रात हुई और गुलाम हुसैन कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर छुपकर बैठ गए और उस औरत की आमद का इंतजार करते रहे। दूसरी तरफ वो औरत इसरार के गहरी नींद में सोने का इंतजार कर रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि इसरार सो गया है तो उसने चुपके से काली शाल ओढ़ी और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। ठीक उसी लम्हे पास में मौजूद कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन वो औरत जो हकीकत में चुड़ैल थी बेखौफ कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। गुलाम हुसैन भी छुपते छुपाते उसके पीछे हो लिए थे और फिर कब्रिस्तान के पास जाकर रुक गए। क्या देखते हैं कि वो चुड़ैल अब अपने असली रूप में आ चुकी है और हवा की तरह एक कब्र में चली गई। ये मनाजिर गुलाम हुसैन के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थे। खौफ के बाइस गुलाम हुसैन पर लर्जा तारी था, लेकिन दूसरे ही लम्हे उन्होंने सीधा बाबा रहमत के घर का रुख किया और फिर बाबा रहमत को सारी सूरत हाल से आगाह किया। तब बाबा रहमत ने गुलाम हुसैन से कहा, गुलाम हुसैन, इसरार को अब किसी तरह बचा लो, वो ज़रूर उसे मारने वाली है। वो चांद के पूरा होते ही इसरार को अपने साथ कब्रिस्तान में ले जाएगी और फिर उसकी रूह निकाल कर अपने जिस्म में उतार लेगी। यूं उसकी ताकत और बढ़ जाएगी और उसकी चोटी भी पूरी हो जाएगी। फिर वो अपनी ताकत को बहाल रखने के लिए हर चांद की 14 तारीख को किसी न किसी इंसान की रूह निकाल कर अपने जिस्म में उतारेगी और ये सिलसिला फिर चलता रहेगा। लेकिन उसका असल और उसका सबसे पहला मकसद जो उसे यहाँ खींच लाया है वो इसरार अहमद को मारना है और बशीर अहमद की नस्ल का खात्मा करना है, बस। लेकिन बाबा, पूरे रात की चांद तो कल है, इसका मतलब है कि वो कल इसरार को मार देगी। नहीं नहीं बाबा, हमें कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा, इसरार को बचाना होगा, गुलाम हुसैन ने फिक्रमंद लहजे में कहा।
तो फिर इसका एक ही हल है गुलाम हुसैन, कि किसी तरह इसरार को ये बावर करा दो कि उसके घर में जो औरत रह रही है वो एक खूनी चुड़ैल है और उसका मकसद सिर्फ उसे मारना है। फिर देखना वो खुद ही संभल जाएगा। इस तरह तो वो हमारी बात नहीं मानेगा, और अगर इस बार वो इसरार को मारने में नाकाम रहती है तो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, फिर कभी जिंदा नहीं हो पाएगी वो। तुम ठीक कहते हो बाबा, मैं अभी जाकर इसरार को बता देता हूँ ताकि उसे पता चल सके। हाँ ठीक है गुलाम हुसैन, तुम जाओ बेटा। गुलाम हुसैन फौरन इसरार के घर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। फौरन से जाकर इसरार को सारी सूरत हाल से आगाह किया और यह भी कहा कि उस चुड़ैल को किसी भी सूरत पता न चलने पाए कि हम उसकी असलियत जान चुके हैं। अगले रोज़ वो दोनों बाबा रहमत के पास आए तो उन्होंने भी इसरार को बताया, यह सच है बेटा कि तुम्हारी जान को ख़तरा है, इसलिए आज रात तुम्हें उसकी नज़रों से ओझल रहना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। तुम मस्जिद में रहोगे रात भर। सारी हकीकत अब इसरार के सामने थी। दिन भर रुकैया इसरार से मीठी मीठी बातें करती रही और अपना यकीन उस पर बढ़ाती रही, लेकिन रात होते ही वो अपने असली रूप में आ गई और इसरार से कहने लगी, चलो मेरे साथ, आज मुझे तुम्हारी रूह की ज़रूरत है। इसरार ने जल्द ही वहां से मस्जिद की जानिब दौड़ लगा दी और वो चुड़ैल की गिरफ्त से कबल ही मस्जिद में आकर बैठ गया। वो चुड़ैल बाहर चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। फिर ऐन वक्त पर अजान फजर होने लगी तो वो चुड़ैल वहां से भाग गई और हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन में धंस गई। और इस तरह इसरार की आने वाली नस्लें चुड़ैल के इंतकाम से हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो चुकी थीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।